सो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज से हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का लेक्चर आगे के लेक्चर्स के लिए बेस बनाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। सही है ना? तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहती है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है। ये बात समझना पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेव फंक्शन पढ़ा था साई एक्स। तो जो साई एक्स था ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे था, एट एनी टाइम। ठीक है, या हम कहें एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे वेव फंक्शन पता था। ठीक है, और इस वेव फंक्शन की हेल्प से मैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या निकाल सकता था? मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता था। ठीक है, मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, बाकी जितने भी डायनामिकल वेरिएबल्स हैं ये हमने पुरानी वीडियोस में बात कर रखी है कि हम उसे फाइंड कर सकते थे। ठीक है ना? तो जो हमारा वेव फंक्शन था साई एक्स, तो जो हमारा वेव फंक्शन था साई एक्स, तो हमारा जो वेव फंक्शन था साई एक्स ये अपने अंदर सारी ही इंफॉर्मेशन रखता था। ठीक है, साई एक्स क्या करता है? अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखता है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पर, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट टी, पर्टिकुलर इंस्टेंट टी। क्लियर है? अब मेरे सामने जो क्वेश्चन था या जो मेरा एम है, या मेरा क्वेश्चन है, कुछ भी समझ लीजिए आप, कि वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा। ये जो मेरा वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन, या ये कहें हम हाउ वेव फंक्शन इवॉल्व्स विद टाइम, कि टाइम बीतने के साथ, टाइम चेंज होने के साथ मेरा वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व हो रहा है, मेरा वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, मेरा एम है इसे फाइंड करना। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? इफ आई नो द वेव फंक्शन एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, how can I get the wave function at any particular time? तो अगर मुझे t इक्वल्स टू 0 पर पता है वेव फंक्शन, तो मैं किसी पर्टिकुलर टाइम t पर कैसे निकालूंगा, मेरा अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स में केवल साई एक्स को पढ़ा था, तो हमें एक इंस्टेंट पर वेव फंक्शन पता था। हमें ये नहीं पता था अब तक कि टाइम बीतने के साथ वो वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा, वो वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हम लोग टाइम के साथ मेरा वेव फंक्शन कैसे चेंज होगा इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोगों को अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए या पार्टिकल के बारे में जानना है, तो मैं क्या बता सकता हूँ? उसकी अगर मुझे पोजीशन और वेलोसिटी पता चल जाए तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे पार्टिकल की
काफ़ी सारी डायनामिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, या कहीं अप्रॉक्सीमेट लगभग सभी डायनामिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पता है। अब मुझे पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता है, तो आफ्टर टाइम टी मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, इफ़ दिस क्वांटिटीज़ आई नो एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर मुझे क्वांटिटीज़ पता है तो आफ्टर टाइम टी मैं कैसे निकालूंगा? तो हम सबको पता है क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन्स लॉ, एम डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स टी। अगर मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँ, क्योंकि न्यूटन्स लॉ की हेल्प से ही मैं पार्टिकल की डायनेमिक्स को डिस्कस कर सकता हूँ, है ना, पार्टिकल की डायनेमिक्स को मैं न्यूटन लॉ की हेल्प से डिस्कस कर सकता हूँ। तो क्लासिकल फिजिक्स में तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ है जो आफ्टर टाइम टी पार्टिकल का क्या होगा ये बता सकते हैं। तो ये क्या है, एफ एक्स टी क्या है, फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी एंड पॉइंट एक्स। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है अगर मुझे ये पता है, तो मैं इस इक्वेशन की हेल्प से क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी पोजीशन वेलोसिटी वगैरह बता सकता हूँ। अब पर हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करें, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किस इक्वेशन की हेल्प लें जिससे हम पार्टिकल की डायनेमिक्स को डिस्कस कर पाए। पार्टिकल की डायनेमिक्स का मतलब है अगर मुझे एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो पर वेव फंक्शन पता है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पोजीशन हुआ और ये टाइम कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, अगर मैं अभी ये किसके लिए लिखा है मैंने, 1 डायमेंशन के लिए, अगर 3 डायमेंशन के लिए लिखना होगा तो क्या करूँगा, साई आर 0, ये किसके लिए हो गया, 3 डायमेंशन के लिए हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर अगर मुझे वेव फंक्शन पता है, चाहे वो साई एक्स 0 हो या साई आर 0 हो, तो मैं किस इक्वेशन का यूज़ करूँ, कैसे डायनामिक्स का यूज़ करूँ कि मुझे आफ्टर टाइम टी मुझे वेव फंक्शन पता चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो पता चल रहा होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्यों यूज़ किया जाता है और क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे आफ्टर टाइम टी हमारी डायनेमिक्स कैसे होगी, हमारा वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती कैसे है, तो ये होता है एच साई। तो एक स्टेट को मैंने कैसे दिखाया, साई से दिखाया। ठीक है, एक जनरल स्टेट को साई से दिखाया, एच साई इक्वल्स टू आई एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई। ठीक है, और ये जो साई है, और ये जो साई है ये क्या है, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, साई क्या है, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, पोजीशन और टाइम पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ये जो h है, इस h को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ये h क्या है, हैमिल्टोनियन। h क्या है, हैमिल्टोनियन। और अभी हम किसके में डिस्कस कर रहे हैं, इसे 1 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्सेस में या हम कंजर्वेटिव फील्ड में हैं, हम जनरल बात करें, फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, अभी नॉन कंजर्वेटिव हमारे स्कोप में नहीं है, तो फॉर कंजर्वेटिव फील्ड जो पार्टिकल के इंटरेक्शन होगा वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पार्टिकल्स इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड या कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए जो हमारे पार्टिकल्स में इंटरेक्शन हो रहा है उसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और हमारा हैमिल्टोनियन क्या होता है ये भी आपको पता होगा। तो जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और पोटेंशियल एनर्जी कोई एक पोटेंशियल है
वी एक्स। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन की, ठीक है ना। और अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूँ, अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूँ तो मेरा हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और इसे क्या लिख सकते हैं, d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस d2 ओवर डी जेड स्क्वायर, और ये जो वी एक्स है ये क्या हो जाएगा, v ऑफ r, है ना, क्लियर है, ठीक। और d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस d2 ओवर डी जेड स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे ही। और इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल स्क्वायर से। इसे क्या कहते हैं, नेवला का स्क्वायर, सबने मैथमेटिकल फिजिक्स में इसे पढ़ लिया होगा, ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, ठीक है। पर थ्री डायमेंशन हमारे अभी स्कोप से बाहर है, आगे हम लोग थ्री डायमेंशन को थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तीन डायमेंशन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सब कुछ अपने वन डायमेंशन में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने अब तक ये देखा कि हमें जो इनिशियल अब तक जितने भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी उसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें वेव फंक्शन गिवन होता था, और उस वेव फंक्शन की हेल्प से हम लोग मोमेंटम, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी वगैरह जितने हमारे डायनामिकल वेरिएबल्स थे उसे फाइंड कर सकते थे, ठीक है। पर अगर मुझे आफ्टर टाइम टी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी के बाद कुछ फाइंड करना है, ठीक है, या आफ्टर टाइम टी के बाद मुझे फाइंड करना है मेरा वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा, मेरी स्टेट कैसे चेंज होगी, तब मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, या मैं कहूँ ऐसा कोई भी ऑपरेटर वगैरह, या ऑपरेटर भी नहीं कहेंगे, कोई ऐसा मेथड नहीं था जिससे मैं ये फाइंड कर सकूँ कि आफ्टर टाइम टी के बाद मेरा वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व होगा। उसी के लिए हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प ली, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम आफ्टर टाइम टी फाइंड कर सकते हैं कि अगर मेरा पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मुझे पता है तो मुझे आफ्टर टाइम टी, और ध्यान रखना आफ्टर टाइम टी के बाद मुझे वेव फंक्शन मिलेगा तो पार्टिकल कैसा होगा, वेव फंक्शन की हेल्प से मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है ना, सही। तब श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग सही से, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। अभी मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी श्रोडिंगर इक्वेशन की, कैसे लिखा था हमने, एच साई, ठीक है, इक्वल्स टू आयोटा, इसे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, एच साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी साई, ठीक है। हैमिल्टोनियन की हम लोगों ने वैल्यू देखी थी, हैमिल्टोनियन की वैल्यू अगर मैं इसे वन डायमेंशन में लिखूँ तो इसे लिख सकता हूँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस v ऑफ x साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई, ठीक है ना, डेल ओवर डेल टी ऑफ साई, क्लियर। तो ये क्या हुई, हमारी जनरल फॉर्म हुई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की इन थ्री डायमेंशन, सॉरी इन वन डायमेंशन। और अगर मुझे इसे थ्री डायमेंशन में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे क्या जाएगा, डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर, तो इसे लिखूंगा डेल स्क्वायर साई, और ये ध्यान रखना ये साई एक्स का भी फंक्शन है, मतलब पोजीशन का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है, ठीक है। वी आर, ये एक्स भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा आर में, और यहाँ पर हो जाएगा साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई, ठीक है। तो ये हमारी थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, इसे कभी ड्राइव करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फंडामेंटल लॉ है, और फंडामेंटल लॉस ड्राइव नहीं होते, ठीक है। बल्कि हम इसे देख सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके कि क्या ये हमें रिजल्ट सही देते हैं, तो हम देखते हैं हमें ये रिजल्ट्स सही ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, वी कांट ड्राइव, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको डेरिवेशन नहीं बताया, मैंने जस्ट लिखा था श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, एच साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी ऑफ साई,
ठीक है, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा हाँ यही श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि श्रोडिंगर ने कैसे प्रूव करा, तो ये सब कैसे प्रूव करा होगा, उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करा होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे देख सकते हैं कि हमें सही रिजल्ट देता है। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी कैन ड्राइव श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स है ये एक ऐसा कोर्स नहीं है कि मैं आपको केवल जैम का ही पढ़ा रहा हूँ या खाली कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, क्योंकि फाइनली जब आप आईआईटी वगैरह या किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, वो लोग आपको इतने बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक, इट इज़ द फंडामेंटल लॉ, और फंडामेंटल लॉस ड्राइव नहीं होते। ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉ को भी कभी ड्राइव नहीं करा। अब कुछ लोग सोचेंगे न्यूटन लॉ को ड्राइव करा, तो भाई नहीं करा है न्यूटन लॉ को ड्राइव। ठीक है, कुछ लोग क्या सोचते हैं F = dp/dt, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं P को m भी लिख लेते हैं और m को कांस्टेंट लिख लेते हैं dv/dt, और ये हो गया ma। ठीक है, तो ये कोई न्यूटन लॉ नहीं है, न्यूटन लॉ ये है। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है बच्चों के लिए। ठीक है, तुम लोगों के लिए न्यूटन्स लॉ ये है। तो ये कहाँ से आया हमें नहीं पता, ये जस्ट एक फंडामेंटल लॉ है। तो फंडामेंटल लॉस कैन नेवर बी ड्राइव्ड। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा रेस्पॉन्स बड़ी वीडियोस पे अच्छा नहीं है। पता नहीं शायद तुम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा, या तुम 50 मिनट 60 मिनट की वीडियो एक साथ नहीं देख पा रहे हो। तो लेक्चर्स के छोटे छोटे पार्ट करके लाऊंगा ताकि तुम लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। तो इस पार्ट में हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखा, और इसे याद रखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे दिखती है इस वन डायमेंशन वाले को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक जनरल एग्जाम्पल लेके श्रोडिंगर इक्वेशन को देखेंगे कि क्या ये हमें सही रिजल्ट देती है या नहीं देती। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ओके।